आज मैं आपको एक फ़लस्तीनी परिवार और एक इज़राइली परिवार के बीच बच्चों की अदला बदली हो जाने की कहानी सुनाऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी आपके दिल में घर कर जाएगी। और अगर कहानी के अंत तक आपको भी ऐसा ही लगता है तो इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है इज़राइल के एक आर्मी कैंप को दिखाते हुए, और इसी कैंप में लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। हम यहाँ पर जोसेफ नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका मेडिकल टेस्ट हो रहा है। इस देश के नियम के मुताबिक हर एक नौजवान नागरिक को कुछ सालों के लिए सेना में भर्ती होना पड़ता है। हर एक नागरिक को युद्ध के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सारे टेस्ट हो जाने के बाद जोसेफ को एक महिला अफसर के पास भेजा गया। उन्होंने उससे पूछा कि आर्मी से निकलने के बाद तुम क्या बनना चाहते हो। जोसेफ ने कहा कि वो एक सिंगर बनना चाहता है। दृश्य बदलता है और हमें जोसेफ का कमरा दिखाया जाता है जहाँ एक महिला आती है। वो उसकी माँ है। उसने कहा कि कल वो जो मेडिकल टेस्ट करवा कर आया है उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि तेरा ब्लड रिपोर्ट तो ए पॉजिटिव आया है, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं और तेरे बाबा दोनों ही ए नेगेटिव है और बायोलॉजिकली ए नेगेटिव पेरेंट्स का ए पॉजिटिव बच्चा होना नामुमकिन है। तो एक काम करना, कल जरा फिर से जाकर वो मेडिकल टेस्ट करवाना। जिससे जोसेफ थोड़ा इरिटेट हो जाता है। अब अगले दिन हमें जोसेफ और उसकी माँ को एक हॉस्पिटल में दिखाया गया। टेस्ट होने के बाद जोसेफ गार्डन में बैठे एक लड़की को गाना सुना रहा है और वहीं उसकी माँ रिपोर्ट्स को लेकर परेशान है, क्योंकि आज भी उसकी ब्लड रिपोर्ट ए पॉजिटिव ही है। जोसेफ की माँ पेशे से पहले डॉक्टर रह चुकी है, इसीलिए वो अपने एक डॉक्टर साथी से इस बारे में सलाह लेने गई। उसने कहा कि ये तो नामुमकिन सी बात है, जोसेफ का रिपोर्ट ए पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि एक बार जोसेफ के बाबा का भी ब्लड रिपोर्ट करवाना चाहिए। इतने में उसके डॉक्टर साथी ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड कुछ दिनों पहले ही मेडिकल रिपोर्ट करवा कर गए हैं और उनकी रिपोर्ट ए नेगेटिव ही है। फिर उसने जोसेफ की माँ से कहा, इन सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने का एक रास्ता है कि तुम बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लो। ये बात सुनकर जोसेफ की माँ नाराज हो जाती है। फिर अगले ही पल गुस्सा शांत होने पर वो उससे माफी भी मांगती है। अब हमें जोसेफ के बाबा को दिखाया जाता है, जो इजरायली सेना के एक अफसर है। जोसेफ की माँ ने उन्हें पूरी बात खुलकर बताई। फिर उसके बाबा बोले, हो सकता है कि ये कोई एक्सेप्शन का केस हो। माँ बोली कि ऐसे केसेस एक्सेप्शन नहीं होते हैं। अब उसके बाबा ने कहा कि बार बार बेटे से मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कहना ठीक नहीं होगा। अब शाम को डिनर पे जब पूरा परिवार साथ है, जोसेफ के बाबा का मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ है। वो बच्चों पर गुस्सा भी करते हैं और ये बात जोसेफ की माँ अच्छे से समझ रही है। रात में उसने जोसेफ के बाबा को कहा कि तुम्हारे दिमाग में जो बात घूम रही है वो मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि शादी से पहले मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरे कोई शारीरिक ताल्लुक कभी थे ही नहीं। क्योंकि जोसेफ के बाबा को भी यही लग रहा था कि कहीं जोसेफ उसकी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड के संतान तो नहीं। अब अगले दिन जोसेफ की माँ दोबारा अपने डॉक्टर दोस्त के पास गई। उसके दोस्त ने कहा, कल मैंने इस बारे में बहुत सोचा, क्या तुम दोनों ने कभी इस बात पर गौर किया है कि जोसेफ का चेहरा तुम दोनों में से किसी पर नहीं गया। जोसेफ की माँ ने कहा, अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, जोसेफ जोसेफ की तरह हुआ है। फिर डॉक्टर ने कहा, जोशुआ का जन्म हाइफा शहर में हुआ था। साल था 1991, 23 जनवरी की बुधवार की रात। जोशुआ की माँ ने कहा, हाँ उस वक्त उसके बाबा की पोस्टिंग हाइफा शहर में ही थी। फिर डॉक्टर ने कहा, उस रात उसे इंक्यूबेटर में रखा गया था। जोशुआ की माँ ने फिर से हाँ में जवाब दिया और तब डॉक्टर ने बताया कि उस रात इंक्यूबेटर में जोसेफ के अलावा एक और बच्चा था। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जोशुआ तुम दोनों का बेटा नहीं है। ये सुनकर उसकी माँ नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। अब घर पर जोसेफ अपनी बहन के साथ बैठा हुआ है और यहाँ उसकी माँ दूर से ही उसे निहार रही है। इतने में उसके बाबा उसकी माँ के पास जाकर पूछते हैं, तुम आज दिन भर कहाँ पर थी, मैंने कितने कॉल किए। और तब जोसेफ की माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। फिर उसे इत्मीनान से बैठकर बताया, तुम्हें याद है उस दिन हाइफा शहर में जब जोसेफ का जन्म हुआ था तो नर्स उसे इंक्यूबेटर में ले गई थी। उस वक्त वहाँ एक और बच्चा था। जोसेफ के बाबा ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो कि हमारे बच्चे आपस में बदल गए। जोसेफ के बाबा ये बात सुनकर बहुत गुस्सा करते हैं। तब जोसेफ की माँ ने कहा, मैं बस वही कह रही हूँ जो आज सुबह मुझसे डॉक्टर ने कहा है। अब दृश्य बदलता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर अपने चैम्बर में जोसेफ के माँ बाबा को वेलकम कर रहा है और ये हाइफा शहर का वही अस्पताल है जहाँ पर जोसेफ ने जन्म लिया था। वहाँ पर आज एक और फिलिस्तीनी परिवार भी आया है
डॉक्टर ने उन चारों माँ बाप का परिचय करवाया। ये मिस्टर एंड मिसेस अल्बाजिज है जो कि फिलिस्तीन से आए हैं। पिता का नाम शाहिद अल्बाजी और माँ का नाम अमीना। फिर डॉक्टर ने दोनों परिवार को साथ बिठाते हुए कहा, साल 1991 23 जनवरी की रात को आप दोनों परिवार के बच्चों का जन्म इस अस्पताल में हुआ था। और हमें ये बात भी पता चली है कि अल्बाजिज परिवार के पास जो बच्चा भी है उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस रात आप दोनों के संतानों की अदला बदली हो गई थी। मैंने आप दोनों माँ बाप से आपके बच्चों की तस्वीरें लाने को कही थी। अगर आप लाए हैं तो वो आपस में बदल ले। दोनों माओं ने आंसुओं के साथ अपने बच्चों की तस्वीरों की अदला बदली की और आज पहली बार दोनों माएं अपनी कोख से जन्म देने वाली संतान को देख रही है। डॉक्टर ने अब उन दोनों परिवारों को कहा कि आप लीगल तरीके से अपने अपने बच्चों की अदला बदली कर सकते हैं। तब जोशप के बाबा चिल्लाकर बोल उठे, कभी भी नहीं, जोशप मेरी संतान है और वो एक ज्यूज है। मगर फिलिस्तीनी जोड़ा चुपचाप बैठा है और अमीना रो रही है। फिर डॉक्टर ने कहा, चूंकि आप दोनों के बच्चे 18 साल के ऊपर के हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें ये बात बतानी होगी और इसके बाद आप दोनों परिवार मिलकर जो भी फैसला करेंगे वो कर सकते हैं। ये सुनकर जोशप के बाबा गुस्से से उस कमरे से निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे साहिद साहब भी वहां से निकल गए। कमरे में रह गई तो बस दोनों माएं। डॉक्टर ने उनसे कहा, मेरे पास इस परिस्थिति में कहने के लिए कोई शब्द नहीं। आप दोनों एक दूसरे से बातें करिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश करिए और यहीं पर हम पहली बार उस दूसरे बच्चे का नाम जान पाते हैं जो इस फिलिस्तीनी परिवार में बड़ा हुआ है। उसका नाम यसिन है। इसके बाद दोनों माएं डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकलती है। शाहिद अमीना का बाहर इंतजार कर रहा है और तभी अमीना के फोन पर यसिन का फोन आता है। वो फ्रांस में रहता है। उसने माँ को खुशखबरी दी कि आज उसका डिप्लोमा पूरा हो गया और ये खबर सुनकर बाबा ने अमीना को गले से लगा लिया। इसके बाद वो दोनों फिलिस्तीन की तरफ निकल पड़ते हैं। अमीना ने शाहिद से पूछा, हम यसिन से ये बात कैसे बताएंगे? शाहिद ने कहा, हम उसे कुछ भी नहीं बताएंगे और ना ही इसके बाद उस इजरायली परिवार से कोई भी संबंध रखेंगे। उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा करके आज हम ही पर हुक्म चला रहे हैं। मुझे ज्यूस लोग एक आंख नहीं भाते। इसके बाद दृश्य दोबारा बदलता है। हमें इजरायली और फिलिस्तीन का बॉर्डर दिखाया जाता है और यहाँ हम पहली बार यसिन को देखते हैं। वो पढ़ाई पूरी करके अपने देश फिलिस्तीन वापस आ रहा है। क्योंकि फिलिस्तीन में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, इसीलिए उन्हें इजराइल के जरिए आना पड़ता है। बॉर्डर की चेकिंग्स क्लियर करने के बाद वो अपनी मातृभूमि में कदम रखता है, जहाँ उसकी माँ और उसका बड़ा भाई बिलाल उसका इंतजार कर रहे हैं। बिलाल ने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया और इसके बाद वो तीनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। पूरे सड़क के किनारे एक कटीले तारों की ऊंची दीवार है। बड़े भाई बिलाल ने कहा, हमने इजरायलियों को यहाँ रहने के लिए जगह दी। ये हमारा देश है, लेकिन आज उन्होंने हमें ही इन कटीले तारों से घेर दिया। बिलाल को बहुत ज्यादा गुस्सा करता देख उसकी माँ उसे रोकती है और उसके बाद माहौल को हल्का करने के लिए वो तीनों एक फिलिस्तीनी गाने को गाकर आगे का रास्ता नाचते गाते हुए पार करते हैं। और यहाँ हम फिलिस्तीन की गरीबी देख सकते हैं जो कि इजराइल से बिल्कुल अलग है। सभी पड़ोसियों ने यसीन का स्वागत किया। वो सीधा अपने बाबा से मिलने चला गया। उसके बाबा एक कार मैकेनिक है और अभी भी अपने काम में मशगूल है। यसीन ने बाबा को आवाज दिया। बाबा ने गाड़ी के नीचे से ही झांकते हुए कहा, ओह तो तुम आ गए, घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनकर यसीन के चेहरे पर उदासी छा जाती है। तब उसकी माँ ने पीछे से कहा, अरे तुम्हारे बाबा तो ऐसे ही हैं, हमेशा काम ही करते रहते हैं। और इसके बाद वो तीनों घर की ओर चले गए। और इधर यसीन के बाबा अपने बेटे को इतने दिनों बाद भी देखकर गले नहीं लगा पाए। उनका दर्द वही समझ सकते हैं। घर पर उनकी छोटी बहन उनका इंतजार कर रही थी। यसीन फ्रांस से सबके लिए गिफ्ट लाया है। बड़े भाई के लिए जर्सी, छोटी बहन के लिए गुड़िया, माँ के लिए साड़ी लाया है। इतने में यसीन के बाबा घर लौट आते हैं और वो कसकर यसीन को सीने से लगा लेते हैं। वो बाबा के लिए विदेश से दवाइयाँ लेकर आया है, क्योंकि फिलिस्तीन में अच्छी दवाइयाँ नहीं मिलती। इजरायलियों ने सब कुछ बंद करके रखा है। इधर जोशप के घर में उसे आर्मी की तरफ से लेटर आया है। अपने माता पिता से खून मैच न करने की वजह से उसे आर्मी में नहीं लिया जाएगा। ये सुनकर जोशप भी कमरे से निकल कर आता है और पूछता है, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? और जोशप के बाबा उसके हाथ में वो लेटर थमा के वहाँ से चले जाते हैं। फिर जोशप गुस्से में अपने बाबा के पास आकर कहता है, मुझे इस चिट्ठी में क्या लिखा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब उसकी माँ उसे सब कुछ समझाती है कि जिस हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ था वहाँ उस रात एक और फिलिस्तीनी परिवार के बच्चे का भी जन्म हुआ था और हमारे बच्चे की अदला बदली हो गई।
जोशप ने कहा, तो क्या इसका मतलब वो अदला बदली वाला बच्चा मैं हूँ, यानी कि अब मैं एक फिलिस्तानी हूँ? और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से उठकर चला गया। जोशप घर के कॉरिडोर में बैठकर रो रहा है। तब उसकी माँ उसके पास आती है। उसने माँ से पूछा, क्या आपने उस लड़के को देखा है? माँ ने कहा, हाँ मैंने उसकी तस्वीर देखी है। फिर उसने माँ से कहा, माँ क्या अब मैं एक जूइश हूँ? दृश्य बदलता है और हम फिलिस्तान में दोनों भाई बिलाल और यसिन को देखते हैं। दोनों नई जर्सी पहनकर अपने पुराने दोस्तों से मिलने आए हैं। वो सभी फुटबॉल खेल रहे हैं। अब हम यहाँ पर जोशप को देखते हैं। वो अपने धर्म गुरु से मिलने आया है। छोटे से ही उसने धर्म की शिक्षा इन्हीं गुरु से ली है और पूरी बात बताने के बाद पूछता है, मैं अभी भी एक ज्यूश हूँ या नहीं? धर्मगुरु ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, हाँ तुम अभी भी ज्यूश हो, लेकिन पहले की तरह नहीं। वो दूसरा लड़का यसिन तुमसे ज्यादा जूइश है, क्योंकि उसने एक जूइश माँ के पेट से जन्म लिया है। इसीलिए तुम पहले तबके के जूइश कभी नहीं बन पाओगे। और ये सुनकर जोशप गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसी दिन यसिन के लौटने की खुशी में घर पर दावत चल रही है। सभी लोग बहुत खुश हैं। तभी फोन की घंटी बजी। उस तरफ से जोशप की माँ बोल रही है। उन्होंने अमीना से कहा कि मैंने जोशप को सब कुछ सच बता दिया है। क्या तुमने यसिन को सब बताया है? अमीना ने कहा, अभी तक नहीं। जोशप की माँ ने कहा, जितनी जल्दी बता दो उतना अच्छा होगा। उसका सच जानना जरूरी है और हम लोग भी यसिन से जल्द मिलना चाहते हैं। इधर हम देखते हैं कि जोशप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। उसके दोस्त बहुत खुश हैं क्योंकि उन सबको इजरायली सेना में भर्ती मिल गई है और वो सभी इस बात को लेकर उत्सुक है कि वो जल्द ही फिलिस्तीनियों को अपने हाथों से मार पाएंगे। ये सुनकर जोशप चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। दरअसल छोटे से ही इजराइल के हर बच्चे के दिमाग में फिलिस्तीनियों के लिए नफरत का जहर घोला जाता है। उस रात जोशप ने बहुत शराब पी और पागलों की तरह नाचने लगा। इधर यसिन के बाबा अमीना से पूछ रहे हैं कि उस इजरायली औरत ने यहाँ क्यों फोन किया था। अमीना ने बताया कि वो लोग चाहते हैं कि हम यसिन को सब कुछ सच बता दें। वो यसिन से मिलना चाहते हैं और इस बात में दोनों मियाँ बीवी के बीच में गहमा गहमी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि अगले कमरे से यसिन और उसका बड़ा भाई बिलाल दोनों आ जाते हैं। यसिन ने पूछा, आप लोग किस इजराइल महिला की बात कर रहे हैं और मुझे क्यों उससे मिलना होगा? इसके बाद दृश्य बदलता है और हमें मालूम पड़ता है कि यसिन के माँ बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया है। उसका बड़ा भाई बिलाल गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता है और यसिन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी माँ ने उसे नजदीक खींचा और अपने सीने से लगा लिया। हर कोई चुपचाप बैठा हुआ है। तब यसिन की माँ ने कहा, वो लोग तुझसे देखना चाहते हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने हमें दावत दी है। ये सुनते ही यसिन माँ की गोद में मुंह छुपाकर और फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन यसिन एक खंडहर बनी बिल्डिंग के ऊपर बैठकर दूर बसे इजराइल में किसी शहर को निहार रहा है जहाँ उसके माँ बाबा रहते हैं। अगले दिन वो सभी इजराइल की राजधानी के लिए निकल जाते हैं जहाँ उन्हें जोशप के माँ बाबा से मिलना है। मगर बड़ा भाई बिलाल उनके साथ नहीं आया। चेक पोस्ट पर सारी चेकिंग्स होने के बाद उन्हें इजराइल में दाखिला मिला और दूसरी तरफ जोशप के घर पे भी उसके माँ बाबा मेहमान नवाजी की तैयारियों में बहुत व्यस्त है क्योंकि यसिन और उसका परिवार यहाँ कभी भी पहुँच सकता है। और इतने में वो लोग पहुँच भी जाते हैं। एक एक करके पूरा परिवार गाड़ी से उतर गया, लेकिन यसिन के बाबा नहीं उतरे क्योंकि वो इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं। फिर यसिन की माँ ने उन्हें आवाज लगाई। इधर ऊपर खिड़की से जोशप उन सभी को देख रहा है। अब यसिन का पूरा परिवार जोशप के दरवाजे पर खड़ा है और दोनों परिवार पहली बार एक दूसरे के संतान को आमने सामने देख रहे हैं। जोशप की माँ ने उन सभी का स्वागत किया। फिर वो सभी नाश्ते पर बैठते हैं, लेकिन कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ यसिन की माँ जोशप को और जोशप की माँ यसिन को निहार रहे हैं। थोड़ी हिम्मत करके जोशप की माँ ने यसिन से पूछा कि तुम अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? यसिन ने कहा, मैंने अभी डिप्लोमा खत्म की है और अब मैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। फिर यसिन की माँ ने भी जोशप से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? जोशप बोला, मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ। यसिन की माँ ने शाहिद की तरफ देखकर कहा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसे भी संगीत पसंद है। लेकिन यसिन के बाबा कुछ नहीं बोलते और जोशप उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। अब यहाँ लंच खत्म होने के बाद यसिन की माँ ने उन्हें बताया कि यसिन का एक बड़ा भाई भी है, उसका नाम बिलाल है और उसे एक छोटा भी था जो 3 साल की उम्र में एक इजरायली विमान हमले में मारा गया। ये सुनने के बाद माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। फिर वो सभी दूसरी बातें करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि जोशप और यसिन बाहर टहलने निकले हैं। जोशप ने पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई बिलाल क्यों नहीं आया? क्या वो हमसे इतनी नफरत करता है? यसिन ने कहा,
तुम फिलिस्तीनियों के दिल की हालत क्या जानो। 3 साल की उम्र में हमने अपने प्यारे भाई को गंवा दिया। वो बाहर आंगन में खेल रहा था जब एक इजरायली विमान हमले में वो मारा गया। हमने उस छोटी सी जान की लाश को कंधा दिया है। ऐसी हजारों कहानियां हर रोज फिलिस्तीन में घटती है। और इधर घर के अंदर जोशब की माँ उसकी बढ़ाई कर रही है। उसने कहा कि मेरा जोशब बाकी 5 इजरायली लड़कों से अलग है, वो युद्ध में नहीं जाना चाहता। तभी यसीन के बाबा बोल पड़े, कैसा युद्ध? मेरा देश, मेरी मिट्टी और मेरे खिलाफ ही लड़ाई लड़ी जा रही है। ये सुनकर जोशब के पिता बोल पड़े, हमें से भी कोई नहीं चाहता कि 3 साल के बेकसूर बच्चे की जान चली जाए। इन सब के लिए हमें ऊपर नेता से कमांड आता है। ये सुनकर यसीन के बाबा बोले, लेकिन उन नेताओं को भी तो आप ही लोग चुनते हैं। और इसके बाद ही उन दोनों के बीच गहमा गहमी शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि जोशब की माँ को चिल्लाकर उन दोनों को शांत करना पड़ा। अब घर पहुंचते पहुंचते यसीन के परिवार को रात हो गई। उनका बड़ा भाई बिलाल घर के बाहर बैठकर अपनी बांसुरी पर एक दुख भरी धुन बजा रहा है। और इधर आधी रात को जोशब ने अपने माँ बाबा से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आज रात नहीं लौटूंगा। वो अपने किसी दोस्त के घर आया हुआ है और दूर समंदर की तरफ उसकी निगाहें हैं और लहरों का शोर उसे अपने अंदर महसूस हो रहा है। और यहाँ रात को कमरे में बिलाल का व्यवहार यसीन के प्रति ठीक नहीं। यसीन सब समझ रहा है। उसने बड़े भाई से कहा, भैया अब सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा है, एक अस्पताल बनाने का सपना हमारे इस फिलिस्तान में। लेकिन अब बिलाल को इन सब से कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कि वो तो अब यसीन को अपना छोटा भाई भी नहीं मानता। थोड़ी बात बढ़ जाने के बाद यसीन नाराज होकर दूसरी तरफ पलटकर सो गया। अगली सुबह घर पर जोशब का फोन आया है। वो यसीन से बात करना चाहता है। अगली सुबह बिलाल अपने दोस्तों से मिलने आया है, लेकिन उनमें से एक दोस्त कुछ कोक के कैन लेकर आता है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग गुस्सा करते हैं क्योंकि कैन इजराइल से आता है जो कि उनके कट्टर दुश्मन है। और दूसरी तरफ यसीन जोशब से मिलने के लिए इजराइल की राजधानी तल अवीव आया है। वहाँ पर जोशब आइसक्रीम बेचकर पॉकेट मनी कमाने की कोशिश कर रहा है। यसीन ने कहा, जरा देना, मैं भी कोशिश करता हूँ। जोशब ने उसे बता दिया कि क्या कहना है और थोड़े ही समय में यसीन ने पूरी आइसक्रीम बेच डाली, जो देखकर जोशब ने कहा, अरे तुमने तो बहुत जल्दी सीख लिया। काम खत्म होने के बाद जोशब ने जमा पैसों में से आधे यसीन को देना चाहा। पहले तो उसने लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर जोशब ने कहा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। इसके बाद यसीन बताता है कि उसका एक कजन था जिसे समंदर देखने का बड़ा शौक था, लेकिन अफसोस उसका ये शौक अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि पिछले साल ही वो युद्ध में मारा गया। रात हो आई है, बॉर्डर तक जाने के लिए ये आखिरी गाड़ी है। यसीन ने जाते हुए जोशब से कहा, माँ तुम्हें बहुत देखना चाहती है। यसीन की गाड़ी चली गई और जोशब चुपचाप वहाँ खड़ा रह जाता है। उस रात जोशब की माँ उसके कमरे में आई। उसने माँ से कहा, अगर मेरे जन्म के वक्त आप लोग हाइफा नहीं जाते तो शायद मैं आज एक फिलिस्तीनी रहता। मैं आप लोगों से बहुत नफरत करता और आप लोग भी मुझसे बहुत नफरत किया करते। लेकिन जोशब की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू हमारी संतान है और मरने तक तू मेरा ही बेटा रहेगा। अब यहाँ जोशब के बाबा के दफ्तर में एक अफसर आकर कहता है, कोई फिलिस्तीनी आपसे मिलना चाहता था, लेकिन हमने उसे दरवाजे से ही लौटा दिया। वो कोई बॉर्डर का पास वापस करने आया था और जाते जाते उसने आपका शुक्रिया कहा है। ये सुनते ही जोशब के बाबा तुरंत दफ्तर से बाहर निकल आते हैं। वो आदमी दरअसल यसीन के बाबा थे। जोशब के बाबा ने ही सरहद पार करने के लिए उन लोगों को पास मुहैया करवाया था, लेकिन यसीन के बाबा ने वो लौटा दिया। वो यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहते। इसके बाद वो दोनों कॉफ़ी पीने के लिए साथ जाते हैं। एक इजरायली और एक फिलिस्तीनी साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन वो दोनों चुप हैं। यहाँ दूसरी तरफ यसीन के घर में उसका बड़ा भाई बिलाल उसे धक्का देकर चला जाता है। यसीन घर आकर अपनी माँ के हाथ में आइसक्रीम बेचकर जो पैसे कमाए थे वो थमा दिए, क्योंकि ये इजरायली नोट है। इसकी कीमत फिलिस्तीन में बहुत ज़्यादा है। वो इन पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं और माँ ने भी वो पैसे संभाल के रख दिए। इसके बाद यसीन घर से निकल जाता है। माँ बिलाल के पास आई और उसे पूछा, क्या तुझे याद है जब छोटे में यसीन तेरी आंटी के पास रहता था, तब मैं तुझे कुछ भी खरीद के देती, तो उसमें से आधा ये कहकर रख लेता कि ये मेरे छोटे भाई यसीन के लिए है। बिलाल बोला, इजरायलियों ने मेरे छोटे भाई को मारा है। ये सुनकर माँ बोली, ये कभी मत भूलना कि यसीन तुम्हारा भाई है और तुम एक मुसलमान हो। तुम में धैर्य और दूसरों से ज्यादा सहनशीलता होनी चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि यसीन दोबारा जोशब के साथ आइसक्रीम बेच रहा है। जोशब ने पूछा, तुम्हें यहाँ आने का पास कैसे मिला?
यसिन ने कहा, तुम्हारे बाबा ने मुझे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 1 महीने का पास दिया है और अब मैं जब जैसे मर्जी यहाँ आ सकता हूँ। तभी दूर जोशप के कुछ दोस्त दिखते हैं। जोशप उन्हें यसिन को अपना कजन कहकर बताता है जो कि फ्रांस से आया है। वो कभी भी उसका असली परिचय अपने दोस्तों को नहीं बता पाएगा। और उसके दोस्तों ने यसिन को भी अपनी पार्टी में इनवाइट कर लिया। यहाँ घर पर यसिन और जोशप दोनों तैयार हो रहे हैं। इतने में जोशप की माँ घर आई और उसने देखा कि यसिन बाहर बैठा हुआ है। उसे अचानक यूं घर के बाहर देखकर वो चौंक जाती है और उनका फलों का थैला नीचे गिर जाता है। यसिन उन्हें उठाने में उनकी मदद करता है और यहाँ पहली बार जोशप की माँ अपने कोख से जने बेटे को स्पर्श करती है और उसके माथे को चूमती है। तभी जोशप बाहर निकल आता है और वो ये सब देखकर यसिन से कहता है, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। फिर एक दिन जब जोशप का परिवार अपने धार्मिक स्थल पर जा रहा था, लेकिन दरवाजे से ही जोशप लौट आया। पिछली बार धर्मगुरु ने उसे जो कुछ कहा था, इसके बाद उसका मन यहाँ जाने को नहीं मान रहा और वहां से जोशप सीधा बॉर्डर चला आया। वहां पर तैनात सैनिकों ने जब उसका बॉर्डर पास देखा तो वो उसे बहुत ही इज्जत से बात करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम वाकई में फिलिस्तीन जाना चाहते हो? फिर जोशप ने उनसे एक पता पूछा और उन्होंने उसे वहां का रास्ता दिखा दिया और इस तरह जोशप ने पहली बार अपनी मातृभूमि में कदम रखा है। यहाँ की अलग दुनिया उसकी कल्पना से भी परे है। ये उसके देश इजराइल से बहुत अलग है। यहाँ बच्चों के पास खेलने के लिए मैदान नहीं। एक गरीब देश होने के बावजूद लोगों में आपसी प्रेम संबंध और सहयोग की भावना है। उन्होंने जोशप को उसकी माँ का घर दिखा दिया। यहाँ जब यसिन की माँ ने दरवाजा खोला, वो जोशप को देखकर चौंक जाती है और बड़े ही प्यार से उसके गालों को सहलाती है। घर पर बिलाल भी जोशप से बहुत ही अच्छी तरह पेश आता है और टूटी फूटी इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता है कि जोशप एक मुसलमान है, वो एक फिलिस्तीनी है। अब यहाँ यसिन के बाबा को जब खबर मिली कि जोशप आया है, वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने पड़ोसियों से क्या कहेगा। तब यसिन की माँ ने कहा कि उसने सभी को बता दिया है कि वो मेरी बहन का बेटा है जो कि फ्रांस से आया है। इधर रात में यसिन के घर दावत हो रही है। बिलाल कहता है, हमारे यहाँ रोज ऐसा खाना नहीं बनता, महीनों में एक बार गोश्त खाना नसीब होता है। तुम आए हो इसीलिए ये सारी मेहमान नवाजी है। जोशप यहाँ अपने माँ बाबा को बताकर नहीं आया, इसीलिए यसिन की माँ उन्हें टेलीफोन कर कर उनके बेटे के यहाँ होने की खबर दे देती है। खाने के बाद जोशप एक फिलिस्तीनी मशहूर गीत गाता है। अमीना ये सुनकर चौंक जाती है क्योंकि जोशप ये यहाँ पर आने के लिए सीख कर आया है। इसके बाद एक एक करके पूरा परिवार उसके सुर में सुर मिलाता है। खाना खत्म होने के बाद बिलाल जोशप को उसके और यसिन के कमरे में ले आ पाता है। दीवार में टंगी एक छोटे बच्चे की तस्वीर को देखकर जोशप ने पूछा, ये कौन है? बिलाल ने बताया कि वही हमारा अभागा भाई है जो कि 3 साल की उम्र में इजरायली हवाई जहाज के हमले में मारा गया। इसके बाद उसने जोशप से कहा कि वो भी इजराइल देखना चाहता है। जोशप बोला, हाँ जरूर, मैं बाबा से कहकर तुम्हारे लिए भी पास बनवा दूंगा। यहाँ जोशप के रात तक घर न लौटने पर उसके माँ बाबा परेशान हैं और वो बॉर्डर तक आ पहुंचे हैं। जोशप के बाबा ने अपना आई कार्ड दिखाया और बॉर्डर पार करके फिलिस्तीन में घुस गए। इधर जोशप की माँ गाड़ी में ही उनका इंतजार कर रही है। वो यासीन के घर की तरफ जा रहे हैं। उधर जोशप बिलाल के साथ बॉर्डर की तरफ ही आ रहा था कि तभी वो रास्ते में अपने बाबा को देखकर चौंक गया। बिलाल ने गाड़ी रोकी। जोशप ने गाड़ी से उतरकर अपने बाबा से माफी मांगी और बाबा ने उसे कस के गले लगाकर कहा, कुछ भी हो जाए तू मेरा ही बेटा रहेगा। फिर बिलाल भी गाड़ी से उतर आता है और जोशप के बाबा से हाथ मिलाता है। जोशप के बाबा ने भी उसके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव किया और इसके बाद वो बिलाल की गाड़ी में ही बॉर्डर तक आते हैं। गाड़ी से उतरने से पहले जोशप के बाबा ने खुद बिलाल की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसका शुक्रिया अदा किया। इधर जोशप ने भी गाड़ी से उतरने से पहले बिलाल से वादा किया कि वो जल्द ही उसके लिए बॉर्डर पास का इंतजाम कर देगा और इसके बाद बाप बेटा दोनों बॉर्डर गेट की तरफ चल देते हैं। इधर यसीन के घर में उसके माँ बाप अपनी फैमिली फोटो में जोशप की भी एक तस्वीर लगा देते हैं क्योंकि अब वो भी इसी परिवार का एक हिस्सा है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अब बिलाल भी यसीन के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, यानी कि उसका भी पास बन चुका है और वो पहली बार इस आधुनिक इजराइल को देख रहा है। वहाँ जोशप से उनकी मुलाकात हुई। थोड़ी देर बाद यसीन ने कहा, अब मुझे आइसक्रीम बेचने जाना होगा, घर के लिए कुछ पैसे जमा रहा हूँ, मैं तुम दोनों से समंदर किनारे मिलूंगा। और ये कहकर यसीन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बिलाल और जोशप शाम होने तक यहाँ वहाँ घूमते रहे। जब वो समंदर किनारे पहुंचे तो वहाँ पर कुछ गुंडों ने जोशप को लूटने की कोशिश की। बड़े भाई बिलाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की
लेकिन उनमें से एक गुंडे ने जोसेफ को चाकू से घायल कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। इतने में यसिन भी वहां पहुंच जाता है और अब दोनों भाई मिलकर जोसेफ की जान बचाने के लिए आसपास के लोगों से मदद मांगते हैं। दृश्य बदलता है और हम जोसेफ को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर ने जोसेफ की मरहम पट्टी कर दी है और बिलाल उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जोसेफ ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, अगर आज मैं मर जाता तो एक मुसलमान की तरह मरता या एक यहूदी की तरह? बिलाल ने गुस्से में कहा, ऐसी अपशगन बातें मत करो, तुम सही सलामत हो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। कितनी अजीब बात है कि आज उसे एक ज्यूश ने मारने की कोशिश की और 2 फिलिस्तीनी भाइयों ने उसे बचाया। तभी यसिन कमरे में आया और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे माँ बाबा को इतला कर दिया है। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन से माँ बाबा को? मेरा तो अब 2 परिवार है। और ये कहते हुए तीनों भाई मुस्कुराने लगते हैं। अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर आ जाते हैं। उसी खंडहर बने घर के ऊपर आज जोसेफ बैठा हुआ है, जहाँ कभी यसिन बैठा करता था, और वो दूर इजराइल शहर को देख रहा है। तभी बैकग्राउंड में जोसेफ की आवाज आती है। वो कहता है, जिन माँ बाबा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, लेकिन आज मैं अपने घर आ गया हूँ। और इसके साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, किसी भी हालात में किसी को भी सही या गलत ठहरा देना बहुत आसान है, लेकिन जब हम खुद उनकी जगह पर खड़े होते हैं तब ये फैसला लेना उतना ही मुश्किल होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आप सबको कैसी लगी। मैं तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।